नमस्कार, मैं हूं हरिचंद पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं अमरेंद्र पटेल जी। आप प्रयागराज के मंडा के रहने वाले हैं। ओबीसी एससी एसटी संगठित मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो मामला इसमें कोर्ट में चल रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि ये भर्ती शुरू कहाँ से हुई थी, कैसे इसमें आरक्षण के पेच फंसे, फिर कैसे लोगों को बाहर किया गया, अब फिर कैसे कोर्ट ने इनको अंदर किया, फिर ये कैसे बाहर हुए या फिर कभी कैसे रुकी हुई चीजें। इस पर थोड़ा समझते हैं अमरेंद्र सिंह पटेल जी से। इस पर थोड़ा प्रयास डालिए आप। देखिए, ये बेसिकली 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में इसका विज्ञापन आया, फिर एग्जाम हुआ। प्रोसेस होते होते ये 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती पदों पे पूरी भर्ती संपन्न की गई। हम लोग भी उसके अभ्यर्थी थे। हम लोगों ने मतलब अच्छी पढ़ाई की थी। सारे पैमाने उसके जो भी पैमाने बनाए गए थे, टेट, सुपर टेट और सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई थे। लेकिन जो कट ऑफ होता है पूरे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब का मिला करके, उन सब कट ऑफ को मिला करके जब हमारा जो गुणांक बनता है, क्वालिटी पॉइंट्स, उन क्वालिटी पॉइंट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का क्वालिटी पॉइंट ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर हैं भर्ती प्रक्रिया से। तो मन में क्वेरी जगी। तमाम अधिकारियों से मुलाकात किए, मंत्री से, उस समय तत्कालीन मंत्री थे सतीश द्विवेदी जी, उनसे मिले। हम लोगों ने कहा साहब कि जो रिजर्वेशन की नियमावली है सही से फॉलो नहीं हुई है और हम लोग भर्ती में आ रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन उससे बाहर हैं। तो मंत्री बस वही है कि भाई उनका पूरा सेटअप था, उन्होंने घोटाला किया तो उन्होंने ऐसे फटकार दिया कि नहीं, ये सब गलत है, तुम लोग दूसरी पार्टियों से मिले हुए हो, ये बताना चाहते हो कि भर्ती में घोटाला हुआ है, ये वो, ये सब ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने मोदी जी ने एक आयोग बनाया है। यूँ कहें कि मतलब उन्होंने उसको मतलब संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो पिछड़ों के लिए जहाँ पे मतलब बात रखी जाती है। अगर कोई पिछड़ों के साथ गलत हुआ हो तो वहाँ आप जा करके अपनी बात रख सकते हैं और आपको वहाँ से न्याय मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने सुना था। हम लोग गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वहाँ के उस समय उपाध्यक्ष थे लोकेश प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी के बेसिकली नेता ही होते हैं उसमें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरा उनका ही सिस्टम होता है। कौशलेंद्र पटेल जी थे, बनारस से हैं। तो हम लोगों ने अपना वहाँ बात रखना शुरू हुई। हम लोग की फाइल वहाँ लॉगिन हुई, फाइल शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के सभी BSS को बुलाया गया, सारे अधिकारियों को बुलाया गया, जो यहाँ के डायरेक्टर होते हैं, बेसिक के सचिव होते हैं, सबको वहाँ तलब किया गया। तो कोई वहाँ ठीक ठाक से कोई जवाब नहीं दे पाया। तो वहाँ जो भी वहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स थे, सबको लगा कि नहीं यार, गड़बड़ियाँ तो हुई हैं। तो इस पर और गहन चर्चा की है। तो उत्तर प्रदेश के जितने BSA, जितने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उन सबको भी बुलाया गया। सबसे 1 साल तक बाकायदे जांच चली, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सही सलामत जवाब नहीं दिया। लास्ट में जब जो फाइंडिंग हुई उसमें लगा कि 7-8 हज़ार सीटों का नुकसान हुआ है और आयोग ने बाकायदा एक रिपोर्ट दी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का उल्लंघन हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार इसको सही करे, जो अधिकारी गलत हैं उनको दंडित करे, वगैरह वगैरह सारी चीजें। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट आ गई, अप्रैल में आ गई। तो हम लोग फिर संघर्ष करना शुरू किए। मंत्री के यहाँ गए कि भाई आयोग ने कहा है कि आप गलत किए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के यहाँ गए, मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन दिए, तमाम जो अपने समाज के, अपने वर्ग के मंत्री हैं, केशव जी, इन सब के यहाँ दिए हम लोग कि भाई गड़बड़ियाँ हुई हैं, इसको सही करवाइए। पहली बार आपको कमीशन ने ये बताया कि वास्तव में आप लोग सही हैं, भर्ती में गड़बड़ियाँ हुई हैं। हाँ, आगे इसको सरकार लागू करे, इस पर उन्होंने अपनी अनुशंसा करी। हाँ, उस पर बाकायदा रिपोर्ट दी। आयोग ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम कोई अलग गोले की मांग कर रहे थे यहाँ पे। तो आयोग के आदेश के बाद आपको क्या रिलीफ मिली, क्या हुआ उस पे? हाँ, उस पे हम आ रहे थे। हम लोगों ने सबके यहाँ अब रिपोर्ट की प्रति जो होती है, क्योंकि सुना है कि कानून अंधा होता है, जो कुर्सी पे बैठे होते हैं वो लोग सिर्फ दिखावे के होते हैं, हम लोगों ने सुना था। लेकिन जब ये आयोग की रिपोर्ट लेकर के टहले, देखे, सारी चीजें एनालाइज किए, पता चला वाकई में यही नियम कानूनी है कि कोई किसी की सुनता नहीं। आयोग की रिपोर्ट वगैरह, ये जो अधिकारी हैं, सो कॉल्ड मैं ये कह सकता हूँ कि जनरल वर्ग के अधिकारी थे, आयोग की ऐसी रिपोर्ट लेते थे हमसे और बगल में डस्टबिन फाड़ के फेंक दिया और बाकायदा कहते थे कि यार देखो यार अमरेंद्र, ठीक है, ये आयोग बहुत सारे हैं और ऐसे आयोग की रिपोर्ट, ये देखो ये मेरे डस्टबिन में जैसे तुमने दिया ना, मैंने डाल दिया। फिर हम लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, बहुत बृहद आंदोलन किया, जिसमें समर्थन में उत्तर प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन, 100 से 150 संगठनों ने हम लोगों का समर्थन किया, हमारे आंदोलन में आए। प्रमुख रूप से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने बहुत मतलब समर्थन किया हमारे साथ। 4-5 दिन इको गार्डन में हम लोग के साथ वहाँ रुके रहे। लास्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन, 30-40
40,000 लोग इको गार्डन में आ गए। तो सरकार ने एक जांच कमेटी बैठा दी। उस समय आईएएस थे, गन्ना समिति के अध्यक्ष थे, भूस रेड्डी शायद थे, उनके उसमें वो कि एक कमेटी 4-5 आईएएस की बनाई गई। बाकायदा हम लोगों से बातचीत हुई, हम लोगों ने अपने तथ्य दिए, और तो लास्ट 10 दिन बाद रिपोर्ट आई, 20 दिन बाद, कि इस पूरी भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम है। फिर योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों को बुलाते हैं। पैरेलल हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट में रिट चैलेंज हो चुकी है। मतलब सरकार की बनाई कमेटी के अधिकारियों ने भी ये बता दिया है कि इसमें बड़ा स्कैम किया गया है। हाँ, अब वो कमेटी अधिकारी क्या, वो एक तरीके से आईएएस थे सारे, मतलब अलग अलग उसके जोन के, सबने बताया, योगी आदित्यनाथ जी से बताया कि नहीं साहब इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, ये बच्चे सही कर रहे हैं। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने बुलवाया, बाकायदे अपने आप गलती मानी कि नहीं आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया और गरीब पिछड़े दलितों के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, चलिए फाइनली आप लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। अधिकारियों को हम लोग के सामने निर्देशित किया कि भाई 2 दिन में इनको नौकरी दे करके इनको जहाँ नौकरी लगे इनकी लगा दो, चूंकि चुनाव की घोषणा होने वाली है और सारे समस्याएं कोर्ट में ना फंसे। बस योगी ने यही मतलब गलती की, उन अधिकारियों को निकाला नहीं या उनको जेल नहीं भेजा, दंडित नहीं किया। फिर वही अधिकारी थे, धीरे धीरे लंबा करके हम लोग मिले थे 23 दिसंबर को और लिस्ट आई 5 जनवरी 2022। सोचिए कितना, 2 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ बोले थे, लिस्ट आई। तो बहरहाल उनका क्या आपका कहना है कि उन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई हो गई होती, उन्हें जेल भेज दिया गया होता तो शायद इसका कंप्लेन हो गया होता। हाँ, ये बेसिकली भाई यही होता है कि अगर कोई गलत कर रहा है, हमारा बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसको हम दंडित करेंगे या उसको समझाएंगे या कोई और तरीका लगाएंगे, या अगर हम गलत कर रहा है कि नहीं ठीक है बेटा, ठीक कर रहे हो, हम इस तरीके से करो ये सही हो जाएगा, तो बेसिकली वो नहीं मानेगा। कुछ ना कुछ तो मतलब दंड स्वरूप देना ही चाहिए था, नहीं हुआ। तो फिर सारी चीजें चलती रही। 5 जनवरी को लिस्ट आ गई, तो इसके बाद ये हुआ कि अब इन लोगों को ज्वाइनिंग बाकायदा डेट शेड्यूल आ गया कि इस तारीख को काउंसलिंग होगी, इस तारीख को नौकरी, इस तारीख को हमारी ज्वाइनिंग होगी। बाकायदा 12-13 तारीख तक का शेड्यूल है। 8 तारीख को आचार संहिता लग गई, सारी चीज़ें एज यूजुअल रुक गई। फिर हम लोगों ने इंतज़ार करना शुरू किया कि नहीं ठीक है, नहीं तो अगर हम लोग ज़्यादा सरकार के खिलाफ करेंगे तो सरकार इसी से नौकरी लेना है, और अब जब सरकार ने मान लिया है तो हो सकता है अच्छे लोग हैं नौकरी दे देंगे। बेसिकली सबके मन में होता है कि एक तरीके से कि नौकरी की बात है, क्यों हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। हाँ, देना सरकार को, हाँ सरकार को देना है, नियोक्ता वही है। हम लोगों ने विश्वास कर लिया। चुनाव में बाकायदे सब लोगों ने प्रचार किया भाजपा का कि नहीं ठीक है, सब सारी चीज़ें लग गए, सब लोग किए। लास्ट में निष्कर्ष ये हुआ कि जब सरकार फिर से बन गई उन्हीं की, और फिर सब भूल गए हम आपके हैं कौन, ऐसे अधिकारियों कहीं आते थे, हाँ ठीक है क्या है। फिर मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, तो किसी से आप कुछ भी कहें तो कोई भी अधिकारी, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री कुछ भी हो, एक बात कहते नहीं मामला तो कोर्ट में है, जो कोर्ट आदेश करेगी उस पर हम लोग कर देंगे। तो वो चलता रहा 1 साल लगभग वहाँ भी चला कोर्ट में। कुछ सिंगल बेंच ने भी कहा कि पूरी भर्ती जो है वो गलत तरीके से हुई है, रिजर्वेशन का इसमें स्कैम है। सिंगल बेंच का आदेश आया कि इसको फिर से सारी लिस्ट को खत्म करके फिर से एक नई लिस्ट बनाई है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी। तो फिर डबल बेंच में वो ऑर्डर चैलेंज हो गया, डबल बेंच में भी लड़ाई चली। सरकार ने चैलेंज किया क्या? नहीं, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो आज तक हमेशा यही कहती रही कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भाई उसमें वर्ग में मंत्री हैं तो हम केशव जी से पूछने चले जाते हैं तो केशव जी कहते नहीं है मैं आपसे ज्यादा लड़ रहा हूँ यार। स्वतंत्र देव जी से कहने जाते हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, आप देखते होंगे कि लगातार कहते रहती हैं कि 69,000 में घोटाला हुआ है, सरकार को न्याय करना चाहिए, करना पड़ेगा। अभी उनके पति आशीष पटेल जी हैं, उन्होंने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने घोटाला किया, किसी की हैसियत नहीं है सरकार में बैठे लोगों की कि उसको जेल भेज दे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये घोटाला हुआ है, सरकार ने ही किया है, लेकिन किसी को न्याय देने अब चीजें नहीं। लेकिन सरकार ने तो ये कह दिया है कि हम आपको नौकरियां देंगे और दूसरे का नुकसान भी नहीं करेंगे। तो विपक्ष में कौन है, कैसा क्या चाहता है, कि क्यों चाहता है कि आपको नौकरी ना मिले? नहीं, विपक्ष बेसिकली विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं है।
इस वजह से रोल नहीं है तो विपक्ष क्यों चाहेगा? विपक्ष तो चाह ही रहा है कि भाई विपक्ष हमेशा आवाज़ भी उठाता रहता है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल ने भी इस पे आवाज़ उठाई, यहाँ पे जितने भी पक्ष में हैं सबने आवाज़ उठाई कि भाई इन लोग सदन कितने बार वॉकओवर हुआ, हर बार सदन में 69,000 का प्रकरण उठता है लेकिन न्याय नहीं मिलता। नहीं, हम इस विपक्ष राजनीति के विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके अपोजिट में पार्टी में से दूसरे लोग जो लोग नौकरी पा चुके हैं, तो सरकार ने उनको कह दिया कि आपकी नौकरी रहेगी और हम इनको अलग से उसमें करके सम्मिलित करेंगे, तो फिर दूसरा विपक्ष में क्यों है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट एक तरीके से है ना कि हम आप लड़ रहे हैं ना, तो भाई अभ्यर्थी हैं, चाहे जनरल क्यों हो चाहे ओबीसी एससी क्यों हो, वो तो अभ्यर्थी हैं, बेसिकली वो शिक्षक हैं। लेकिन जब चीजें रूलिंग पे आती हैं तो जब कोर्ट ने एक मतलब जब आदेश दिया तो उसमें ये कहा था, देखो 69,000 पूरा प्रकरण हो चुका है, 69,000 से आप ज्यादा कर नहीं सकते, ये एक रूलिंग है, इस पे कोई वायलेट नहीं कर सकता। सरकार बहुत जोर दबाव बना के सरकार उसको मतलब कैबिनेट से पास करके करे वो अलग बात है, लेकिन रूल यही कहता है कि जो गलत नियुक्तियां हुई, जैसे 6,800 आपने कह दिया कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, इनको अंदर होना चाहिए, तो 6,800 लोग पीछे से बाहर निकलेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के होंगे, तो वो लोग भी आंदोलन में आए, आंदोलन वो लोग भी किए जब आदेश आया और गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के मतलब चीफ मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पिछड़े दलितों का नुकसान नहीं होने देंगे, हम किसी की नौकरी के मतलब किसी की नौकरी भी ना जाए और किसी को नौकरी मिल जाए, इस पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी बहुत अधिकारियों से पूछा कि भाई कैसे हमको रखोगे, बेसिकली वो तो जान ही रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, भाई ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनको भी रख लें या हमको भी रख लें, भाई कुर्सी एक है और इस कुर्सी पे आप चाहें कि पूरा आप भी बैठे पूरा मैं भी बैठूं, ये तो पॉसिबल है नहीं, या तो आप आधा बैठेंगे या हम आधा बैठेंगे, या आप बैठेंगे या हम बैठेंगे, यही कंडीशन है। तो भाई कोर्ट ने तो सीधा क्लियर कर दिया कि जो गलत है उनको निकाल हटाइए। तो भाई उन बच्चों ने भी पूछा बहुत गवर्नमेंट से कि भाई आप कैसे हमको भी रखोगे, कैसे उनको भी रखोगे, ये क्लियर कर दो। तो सरकार का यही है कि नहीं हम कर देंगे, बताएंगे नहीं लेकिन कर देंगे। तो भाई उनके मन में भी डर था कि ऐसे तो हम तो गलत हैं, हमको तो ये लोग आज नहीं कल निकाल देंगे, तो वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा एफर्ट है नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऑर्डर जीत चुके हैं, यहाँ से ऑर्डर हमारे फेवर में है, तो हम लोग तो वहाँ ऑर्डर के सपोर्ट में खड़े हैं। बेसिकली रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट है, पिटिशनर्स वहाँ जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो न तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी चाहते हैं सुनवाई हो, न तो गवर्नमेंट चाहती है। अब हम लोग थर्ड पार्टी हैं, हम लोग रोज चिल्लाते हैं वहाँ कोर्ट में कि सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। अब वहाँ के जुडिशरी का भी आपको कहानी बता दें, अभी मैंने आपको सुनवाया कि जैसा आप स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास समय ही नहीं है। अब बताइए, कोर्ट है, आपको सुनने के लिए जज बनाया गया है, अच्छा खासा वेतन आप ले रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं ना, और ये सब तो सर्विस मैटर है। आप जितने दिन वेट कराएंगे, कितना बड़ा लॉस हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, परिवार की स्थिति बिगड़ रही है, बहुत सारी इन सब चीजों के लिए तो कोर्ट को वरीयता देनी चाहिए कि नौकरी का मामला है और 5 साल से गलतियां हुई हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच जा करके तब वहां आदमी पहुंचा है, वहां तो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल उस पर फर्दर ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं ये ठीक है, इसको पहले सुन लें, नहीं तो इनका हर रोज का लॉस हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं है, या सरकार नियुक्त करना चाहे तो इसको अभी कर सकती है? जो लोग जनरल कास्ट के जो लोग बाहर होने हैं उनको क्या बढ़ा करके रख सकती है? हाँ, बेसिकली देखिए, सरकार की मंशा तो पहले दिन से ही ओबीसी एससी माइनॉरिटी के खिलाफ हमेशा रही है। मैं ये खुल के कह रहा हूँ, सरकार चाहती तो 13 मार्च को आदेश आया, 13 अगस्त को आदेश आया और लगभग सितंबर अक्टूबर में चैलेंज हुआ। 2 महीने में तो सरकार कुछ भी कर सकती थी। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट भी किए, सरकार को बताया कि नहीं अभी समय है। आप जैसे ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को आप उनकी जगह पे रख दीजिए। भाई जनरल वर्ग के लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने गलती नहीं मानता हूँ, वो अधिकारियों की गलती है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग निकाल दिए जाएं, रूलिंग तो यही कहती है कि निकाल दी जाए, और हम लोगों को ऐसी संवेदना भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 5 साल जब वो लोग नौकरी कर रहे थे तो हम लोगों को अवैध बोल रहे थे, तो होना तो ये चाहिए कि भाई उनको निकाल के हटा दिया जाए।
नहीं भी हटा रहे हो भाई, चलो आपकी सरकार है, आपके रिश्तेदार हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप उनके लिए कैबिनेट में जाके पद पास कर लो भाई। फिर इसके बाद जब जो न्यू वैकेंट हैं, जो अभी इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए, वो लड़ेंगे कोर्ट में, वो अलग मैटर है। तो आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीधा यही है कि गवर्नमेंट उनके लिए पद क्रिएट कर लेती और हमको हमारे पद पे समायोजित कर देती। हम तो ये भी इस पे तैयार थे कि नहीं भाई चलिए 5 साल का वेतन हमको नहीं चाहिए, ये लोग जो वेतन ले लिए हैं उसकी रिकवरी ना हो, एज यूजुअल रखे, बस हमें हमारी जगहों पे दे दिया जाए। तो क्या आपका जो वेतन का नुकसान हो रहा है या जो आपका मानसिक शोषण हो रहा है या हरेसमेंट हो रहा है, तो इस पे आगे कोर्ट में इसको रखेंगे कि कोई इसका हमें कोई पीछे का दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर हाँ, नहीं तो हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसको हम लोग जरूर करेंगे। हम लोगों ने ये मतलब आपस में सहमति बना रखी है कि जब भी ऐसे मौका मिलेगा, जब भी हम लोगों की नौकरी लग जाएगी, हम लोग पहले तो गवर्नमेंट से ही करेंगे कि भाई जो भी हमारी पुरानी, जब से हमारी नियुक्ति है तभी से आप हमको वो हमारी सीनियरिटी का भी ख्याल रखिए और प्लस जो हमारा मतलब वेतन का लॉस हुआ है विथ इंटरेस्ट हमको वो प्रोवाइड कराइए। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और वो अधिकारी जो गलती किए हैं उन अधिकारियों को भी जेल भेजने का काम करें। तो आप जिससे करें कि कोर्ट के आदेश के बाद हमारे पास 2 महीने का टाइम था, सरकार के पास 2 महीने का टाइम था ज्वाइन कराने का, तो इसमें उन्हीं अधिकारियों ने लेट किया जिन्होंने इस रिजर्वेशन की गड़बड़ी की थी। हाँ, अब तो उन पर अगर कार्रवाई होने का डर होता तो ये 2 महीने के अंदर आदेश कंप्लाइन करके काम पूरा कर देते। 200% अगर उनको अब जब पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बुलाया था, अगर वही दंडित कर दिया गया होता, बेसिक परिषद सचिव थे उस समय प्रताप सिंह बघेल, उनको अगर जेल भेज दिया गया होता या उनको सस्पेंड कर दिया गया होता, उन पर जांच बैठा दी गई होती, तो शायद ये कारण दूसरा कोई अधिकारी न करता। इसके बाद तमाम अधिकारी बदले और भाई सबका इंस्ट्रक्शन था, सबके घालमेल से काम हुआ। विजय किरण आनंद जी थे, डीजी हैं, इसमें मेला के बड़े अधिकारी हैं, तो वो भी थे इस पूरे प्रकरण में। तो अगर शायद उन सब लोगों पे कार्रवाई हुई होती तो मेरा मानना है कि ये नौबत कभी आती ही नहीं। विजय किरण आनंद को तो बड़ा ईमानदार अधिकारी माना जाता है कि वो हर काम बड़े स्वच्छता से करते हैं, बड़े सख्त अधिकारी हैं। अरे होंगे साहब, अब जैसे अब यही है ना, जैसे मैं आपके पॉकेट से चोरी कर लूं और मैं आपके पॉकेट से चोरी करके और अपने घर गांव में जाऊं, तो हमारे घर गांव वाले तो यही सोचेंगे ना कि बहुत अमीर लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आपके नज़र में तो मैं चोर हूं ना। विजय किरण आनंद जी जब अधिकारी थे तो हम लोग जाते थे उनसे मिलने, जब भी कहते थे कि नहीं सर गलतियां हुई हैं, आप मान ले, नहीं तुम लोग नहीं समझते, मैं तुम लोग को जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने मान लिया, लिस्ट आ गई, तब भी वो बंदा नहीं मानता था, कहे नहीं ठीक है, कोई जबरदस्ती तुम लोग करा लिए, पॉलिटिकल प्रेशर बना के करा लिए, उस समय चुनाव था, वो बंदा कभी नहीं माना। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पे अगर चाबुक चली होती तो ये दिन देखने के ना होते। मतलब ओबीसी कमीशन मान रहा है, कोर्ट मान रही है, कोर्ट सिंगल बेंच मान रही है, योगी भी मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मांग रहे हैं, डबल बेंच भी मान रही है, लेकिन विजय किरण आनंद नहीं मान रहे। अभी तो वो अधिकारी नहीं है, अभी तो नहीं है। हाँ कह सकते हैं भाई, अगर वो माने होते तो अब तक सारी चीजें हो गई होती। अधिकारी जो भी अधिकारी थे उस समय तत्कालीन में, वो माने होते तो अधिकारी भी बदल गए हैं। बातचीत अधिकारियों से होती है, सबका यही होता है कि नहीं हम आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए वो कर रहे हैं। बेसिकली कहीं होता दिख नहीं रहा है। सब अधिकारियों का एक ही नारा है, भैया तुम संघर्ष करो। हाँ भाई, चूंकि पिछड़े दलित लोग हैं हम लोग, और इस संघर्ष में डालने वाले भी वही। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि ये सब विपक्ष का वो है, एजेंडा है। मुझे लगता है हम लोग संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष का तो रोल नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा लगता है कि जैसे केशव जी अपनी राजनीति को बनाने के लिए, जो भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, वो लोग हमेशा कभी हम लोग के साथ खड़े होंगे, कभी साफ हाथ खड़ा कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैं मतलब कई बार फेस कर चुका हूँ। जैसे जो कोई भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, कभी बुलाएंगे तो कहेंगे नहीं आप लोग आइए, और आप लोग ये बहुत सही कर रहे हो, आप लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और जैसे ही राजनीतिक स्थिति उनकी ठीक होगी या फिर सबसे मिलजुल हो जाएगा,
फिर कहीं स्टेटमेंट दे देंगे कि ये लोग तो विपक्ष के द्वारा लोग हैं, सपा से फंडित हो मतलब समाजवादी से फंडित होते होंगे, या फिर ये लोग पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, जितना ये लोग आंदोलन कर रहे हैं उतना पढ़े होते तो शायद सफल हो गए होते। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपने भी क्या देखा, क्या आपको क्या लगता है कि जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इसमें आयोग और में कमीशन, क्योंकि मेंबर वगैरह जो भी रहे वो तो सब सरकार के ही रहे होंगे, ना कि विपक्ष का कोई आदमी जा करके उसमें आप मेंबर बन गया होगा, उसने कुछ कर लिया होगा। तो विपक्ष को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए कि वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? विपक्ष का भी बड़ा रोल है। विपक्ष को भी जिस तरीके से सड़क पे इस मामले पे उतरना चाहिए, विपक्ष भी समय समय पे पॉलिटिकल माइलेज इस पूरे प्रकरण से लिया, लेकिन अगर कहा जाए कि पूरी दमदारी से सड़क पे जिस तरीके से उतरना चाहिए, उसमें सिर्फ चंद्रशेखर ने हम लोगों का साथ दिया। जब भी जहाँ जैसे जिस तरीके से जरूरत हुई, आज हम लोग कह दें सांसद जी आप आइए हम लोग के साथ संघर्ष करिए, तो वो आज बंदा आज भी चला आएगा। बाकी विपक्ष में सब लोगों ने जितना पॉलिटिकल जरूरत थी उस हिसाब, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, सबने सिर्फ उसी तरीके से इसको लिया। हाँ, हालांकि विधानसभा में उठाने की बात रही तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके विधायकों ने बहुत दमदारी से पूरी आवाज़ उठाई। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ हम नहीं कह सकते। यह है कि बेसिकली नौकरी तो हमको सत्ता पक्ष ही देगी। तो विपक्ष का जो भूमिका होनी चाहिए थी मतलब उन्होंने किया, लेकिन और बेहतर कर सकते थे। इस मुद्दे पे पूरे प्रदेश में आंदोलन कर सकते। जब हम लोग 4-4 साल इस पे आंदोलन करके पूरी सरकार को पिछड़ा दलित विरोधी बना सकते थे, तो वो लोग भी इसका फायदा और अच्छे से उठा सकते थे, लेकिन उस तरीके से कर नहीं पाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौटाला जी, उनको सजा हो गई थी जी। इस घोटाले में जांच में अभी तक जो रिपोर्ट आई है, इस पे क्या दोषी किसको मान रहे हैं? सरकार के अधिकारियों को मान रहे हैं या उसके कमीशन को मान रहे हैं? इसके खिलाफ जिम्मेदार पर कार्रवाई करने के लिए भी आप लोग कोई कदम बढ़ाएंगे? इस पर आपका क्या है? हाँ, देखिए, बेसिकली अब अधिकारियों को हम क्या ही कहें, वो तो एक प्यादे हैं और शिक्षा मंत्री उसके पूरे जिम्मेदार हैं। शिक्षा मंत्री इस समय कल्याण सिंह जी के पोते हैं, संदीप सिंह जी, बैकवर्ड परिवार से ही आते हैं, लोधी परिवार से आते हैं। वो भी बहुत चाहते हैं, कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई है, तो वो भी चाहते हैं कि हो, लेकिन ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि वो चाहकर कुछ कर नहीं पा रहे। तमाम हमारे जितने वर्ग के लोग हैं, मैं आपको एक मतलब कड़वी सच्चाई मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे समाज के जितने मंत्री हैं सब चाहते हैं कि ये प्रकरण हल होना चाहिए, इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। बेसिकली हम लोगों ने इस तरीके से इस चीज़ को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया है। जो आज नौकरी हमें मिले ना मिले वो बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन ये बात बहुत मायने रखती है कि आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएंगी। भाई, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, अगर इस भर्ती में हम लोगों को नौकरी ना मिली तो ये मान के चलिए कि अगर वो रूलिंग बन जाएगी, कोर्ट से जो चीज़ें आदेश हो जाएंगे, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके से ये सरकार के लोग दबाव बना करके, जनरल वर्ग के लोग दबाव बना के अगर जीत जाते हैं, तो ये मान के चलिए वो रूलिंग हो जाएंगी, मैं खुद स्वयं प्रधानमंत्री हो जाऊं या फिर आप प्रधानमंत्री हो जाएं या केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री हो जाएं, तब भी वो मुझे नौकरी नहीं दिला पाएंगे। इवन हमें तो छोड़ दीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर हर भर्तियों में ऐसे 10,000 20,000 पद आराम से जनरल वर्ग को देते रहें। तो जैसे आप संदीप सिंह की बात करें जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो भर्तियां तो पहले हो चुकी हैं, तो इसमें आगे उनका क्या रोल हो सकता है? वो तो अभी कुछ कर नहीं सकते। बेसिकली करने के लिए देखिए सर, अगर फुल पावर में हो तो आधी रात वो इस भर्ती प्रकरण को पूरा कर सकते हैं। कोर्ट में एक हलफनामा दे दें कि ये प्रक्रिया हम इस तरीके से करने जा रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश को हम कंप्लायंट करने जा रहे हैं, जो भी फर्दर आर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम सब मानेंगे। तो एक एप्लीकेशन दे करके यहाँ भर्ती पूरा कर सकते हैं। जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी है उनको निकाल के उनके लिए कोई अलग व्यवस्था करके हमको हमारी जगहों पे रख सकते हैं। बेसिकली वही लफड़ा ही है, हमें अंदर करें या उन्हें बाहर करें, अंदर बाहर का ही सीन है। और जो लड़ने गए हैं जनरल वर्ग के लोग, वो इसलिए लड़ने गए हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, हमें बाहर न किया जाए। तो हम लोग भी नहीं कह रहे हैं उनको बाहर करिए, उनके लिए आप व्यवस्था कर लीजिए। भाई आपके जीजा फूफा मामा हैं, वो लोग
हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन आप ही परिवार के बच्चे को परेशान करेंगे, पिछड़े दलितों की वोट लेकर के उनको 5 किलो राशन और धर्म, इन कुंभ मेला, इन सब में दबने मरने के लिए छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगता। और हम लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके सारी लड़ाई लड़े, हमेशा लड़ते रहेंगे। ये सिर्फ नौकरी तक की बात नहीं है, अपने समाज को पूरी तरीके से हम लोग आगे भी जगाएंगे कि कैसे कैसे। अब तो 4 साल में हम लोगों ने एक अलग जीवन हो गया, जीवन जीना हम लोगों ने सीख लिया कि कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन हमारे साथ रह के हमारी बजाता है, कौन दूर रह के हमारा नुकसान करता है। हाँ, तो वो चीज़ें हम लोग जान गए हैं, तो हम लोग डेफिनेटली पूरा दमदारी से लड़ेंगे और अपने समाज को जगाएंगे। लेकिन जहाँ तक ओबीसी, एससी और जनरल कास्ट के बीच जो लड़ाइयाँ होती हैं, उस लड़ाइयों में ये परंपरा हमेशा रही है कि जनरल कास्ट की जीत होती है। इसमें इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और देखिए, मैं चूँकि जो मेरा इस पे मतलब विचार, ये परंपरा रही, कानूनी चीज़ नहीं है, परंपरा के हिसाब से जीत होती है। हाँ, ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरी भी एक बात है। देखिए, वो समय अलग था कि जब एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर था, हम कई जगह हार जाते थे। जब आप कह रहे हैं ना कि जनरल वर्ग में लड़ाई होती है और हम में लड़ाई होती है, तो हम लड़ाई कई जगह से जीत जाते हैं, मानसिक रूप से हमको हरा दिया जाता है। बेसिकली हम नौकरी तो पा ही लेंगे, लेकिन नौकरी पाने के बाद क्या हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नौकरी पा जाएंगे तो इस वाहवाही में तो नहीं पूरा जीवन काट देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एहसान कर दिया हमारे ऊपर, या फिर जो जनरल वर्ग के लोग हमको नौकरी दी उन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया। हम जो ये 4 साल, 5 साल, 6 साल संघर्ष किए हैं, इस संघर्ष को आगे अपने लोगों तक बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। जिस दिन अगर हम लोग अपनी ये बात पूरी एज यूजुअल जो हमारे ऊपर बीती है अपने समाज तक, हम अपने समाज वाले जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें फैला पाएँ, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपके सवाल का एक मतलब डायरेक्ट जवाब यही होगा, हम नौकरी ना भी पाएं, लेकिन अगर हम अपने समाज को जगा पाएं, इस पूरे प्रकरण को पूरे समाज में फैला पाएं, तो यही हमारी बड़ी जीत होगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ी जीत कोई नहीं होगी। हमारी आगे वाली पीढ़ियाँ नहीं ठगी जाएगी, ऐसे लोग सरकार में नहीं रहेंगे, ऐसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में नहीं रहेंगे, और बहुत बड़ी बात होगी। मुझे तो मतलब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि नौकरी मिले ना मिले डजंट मैटर, ये मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो हमारे ऊपर बीत रहा है हमारे बच्चों के ऊपर ना बीते। नहीं, देखिए, ऐसी लड़ाइयों में परंपराओं पर मैं आपको 1-2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी, तो काफ़ी मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और गवर्नर साहब के बीच में तानातानी चलता रहा। तो ये मामला रुका रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, पैनल बनाया कि हम इसको देखेंगे, करेंगे। तीनों उन्होंने नाम दिया, नाम चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम फाइनल किया। बाद में जो उनकी जाति के पता चला कि ये यादव, तो फिर से सुनवाई हुई और फिर से उनका नाम बदल करके दूसरे जनरल कास्ट के उनको नियुक्त किया गया। बात सही बात है। दूसरा है कि अनिल यादव यहाँ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे थे, उन पर भी ये हुआ कि सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद ये भी नहीं कहा गया कि आप दोषी हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई, इसलिए आप यहाँ नहीं रहेंगे, उनको भी हटा दिए गए थे। तो ये परंपराएं रही हैं कि इस परंपराओं पर, उसी परंपरा के तहत आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर जब जनरल और ओबीसी एससी के बीच की कानूनी लड़ाई होती है, उस परंपरा में ओबीसी एससी हारता है। जब आप जस्टिस वीरेंद्र सिंह वाले मामले पे आप देखेंगे तो वीरेंद्र सिंह जी का तो नियुक्ति भी हो गई, तो उनको शपथ का टाइम फिक्स हो गया था। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, जागरूकता कम थी। जो आप देख रहे होंगे कि ओबीसी एससी में जागरूकता इस समय जो है वो मतलब पहले की अपेक्षा में ज़्यादा है। लोग ये कह पा रहे हैं कि नहीं, रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों पे सरकार गलत कर रही है, बोल पा रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि पूरे देश की राजनीति बैकवर्ड दलित पे सेंट्रलाइज है। तो आपने एक बात पहले कही कि आप सड़क पे लड़ लोगे, सदन में लड़ लोगे, आंदोलन कर लोगे,
सब कुछ निकल आएगा। तो बेसिकली हम अगर ये मान के चलें कि मतलब परंपरा है कि ओबीसी और जनरल की लड़ाई होगी तो ओबीसी हारेगा, तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज को, अपना प्रतिनिधित्व को हरा रहे हैं। हम लोग ये मान के चलेंगे कि जीतेंगे, और ऐसा नहीं है, बदलाव तो होते रहते हैं, समय समय पे हुए हैं। आपने अभी भी जस्ट देखे होंगे कि ओबीसी का आरक्षण जब लागू हुआ था तब भी काफी दिन कोर्ट में ट्रायल के बाद फिर वो लागू हुआ था, पास हो गया, उसके बाद लागू हुआ था। 10 ईडब्ल्यूएस का लागू हुआ, कोर्ट में गया, लागू हो गया, जो कि उसमें तो कहीं था भी नहीं। इसमें दोनों लोग एक दूसरे के ईडब्ल्यूएस के विरोध में भी गए थे, लेकिन क्या हासिल हुआ? सही बात। तो ये परंपराओं में रहा है कि आप अगर ये दो लड़ेंगे, जैसे सामने लड़े, तो जनरल को जीतना है और ओबीसी को हारना है। नहीं, इसको हम लोग बदलेंगे। जब कभी हम लोग जीत जाएंगे फिर से इंटरव्यू के लिए बैठेंगे आपसे। हाँ, हम लोग ऐसे मतलब इस तरीके से लड़ेंगे कि ये लड़ाई हम ही लोग जीते हैं, और बेसिकली जीत गए हैं 3-3, 4-4 स्टेप पे। और बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार को अगर हम लोगों ने झुकाने का काम कर दिया भाई, फुल फ्लेम में सरकार, ऐसा नहीं किसी के सहयोग और समर्थन सरकार है। हाँ, 2-2 बार मुख्यमंत्री मान चुके, लिस्ट भी आ गई, और इतनी बड़ी हैसियत है हम लोगों की कि कभी गवर्नमेंट ने इस बात का विरोध नहीं किया कि नहीं ये ओबीसी के बच्चे गलत आंदोलन कर रहे हैं, गलत वो कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सदन में तो सब अपने हिसाब से ही बोलते हैं। तो नहीं, मुख्यमंत्री को तो बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री माना जाता है कि योगी जी जो सा चाहते हैं वही निर्णय लेते हैं। जब इनका लोग ये भी कहते हैं कि चर्चा रहती है कि केंद्र से आपका टकराव लेकर के अभी अपनी चीजें बनवा लेते हैं, काम करा लेते हैं, तो इतने ताकतवर मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको ये क्यों झेलना पड़ रहा है? हाँ, देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो भी ताकत है वो शायद सीएम पद पे ना होती तो ये ताकत ना होती। आपने देखा भी होगा, जो ताकत है ये आपने दिया है, और ये मुख्यमंत्री को शायद एहसास भी होगा कि इन्हीं पिछड़े दलितों की वजह से ही हम ताकत में हैं, उसमें हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ कोई ताकत में है। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके सारे काम करने चाहिए। अगर संविधान के दायरे से काम नहीं कर रहे हैं तो आज नहीं कल वो डिफीट होंगे, हारेंगे, जहाँ थे फिर से वहीं जाएंगे। अगर संवैधानिक रूप से काम करेंगे तो सब लोग उनका वो करेंगे। मुख्यमंत्री हिंदू एजेंडे के ही वो प्रत्याशी हैं या मुख्यमंत्री हैं कि उनको इसको हर हाल में आगे बढ़ाना है। तो हिंदू एजेंडे में तो यही है कि कुछ ऊपर वाले ऊपर है, नीचे वाले नीचे, बीच वाले बीच में है, नीचे वाले नीचे है। तो उस सिस्टम से भी ये लगता है कि इसकी भी परंपरा यही है कि ऊपर से आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन परंपराओं को मान कौन रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, ये है वो है। बेसिकली सही कह रहे हैं। इनका 5-10% लोग हैं, हम लोग 85% लोग हैं। तो बेसिकली ये जब हमारी कौम पढ़ रही है, पढ़ लिख करके अपने हक अधिकार की बात कर रही, तो उनको ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यार ये चीज़ें आज नहीं तो कल, जो ये कह रहे हैं ना हिंदुत्व खतरे में है, मुस्लिम हावी हो रहे हैं, दरअसल हिंदुत्व नहीं खतरे में है। वही है कि हमारे लोग टीचर हो रहे हैं, सेक्रेटरी हो रहे हैं, IAS हो रहे हैं, IPS हो रहे हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो रहे हैं। तो इनको ये समस्या हो रही है कि जब हम सबको फिर से धर्म में विजय कर देंगे, जैसे अब जो हमारी अभी 4 साल 5 साल पहले की बात मैं बताऊं कि हमारे गांव से मतलब सारे लड़के जो शहर में पढ़ने लगे थे, नौकरी भी कहीं ना कहीं नौकरी में जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे। अब क्या हो गया कि फिर से ये वही पुरानी परंपरा ला रहे हैं, धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं। लोग जाके दुर्गा पूजा करवाएं, ये शिवरात्रि में कांवर लेके जाएं। मोस्टली तो हमारे आपके बच्चे जाते हैं। कभी कोई जनरल का बच्चा देखिए कि मेले में खो गया हो, जो अनाउंस हो रहा है उसमें फलाने मिश्रा का बेटा खो गए हो, वहाँ फलाने यादव का बेटा खो गए, फलाने पटेल का, फलाने गुप्ता का बेटा खो गया। तो वो सारी चीजें हैं। नहीं, तो ये आप कौन से आंकड़े से कह रहे हैं कि वो 5-10% लोग हैं? आपको मेले में 40 करोड़ लोग आए, स्नान कर गए, और अभी और लोग आ रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि 5-10% है? 40 करोड़ का कितना वो आ रहा है? भाई 40 करोड़ में तो पूरे बैकवर्ड दलित ही तो आ रहे हैं। वो तो हर जगह, जैसे हमको आपको ये बताया जाता है ना कि हम पापी हैं, पाप किए हैं, वहां जाएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। मैं तो नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है। जो जितना सोच ले जाए,
बेसिकली इंसान को हर बात में सवाल दागना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। उससे क्या ये परंपरा आप तोड़ पाएंगे कि हर बार में जनरल जीत जाते हैं, ओबीसी हार जाते हैं? नहीं, वो 4 बार तोड़ दिए सर। अभी हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए 2-2 बार, मुख्यमंत्री जी से जीत गए, तो अब मुझे नहीं लगता कभी हार पाएंगे। और हार जो भी संघर्ष कर रहा है, चाहे हम हो आप हो, हार सोच के कभी करना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना यही है कि हमेशा पॉजिटिव होके, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होके, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है यार जीत लेंगे या फिर हारेंगे भी तो क्या नुकसान, नहीं, हारना ही नहीं हमको। हम लोग हर वो निचले स्तर तक लड़ेंगे, अपने समाज को जगाने से, इस पूरे सिस्टम को ठीक करने से, इससे हम लोग नहीं हारे। जब तक ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये थे अमरेंद्र सिंह पटेल जी। अब हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे नए शख्स के साथ। हमारी शुभकामनाएं है कि आप आगे बढ़ें, जीतें, आप नौकरियां पाएं। सभी लोगों को धन्यवाद।